हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। पढ़ने वाले हैं हिंदी लोक भारती का 5वां लेसन जूलिया। इसके जो लेखक है अंतोन चेखोव जी। पहले हम अंतोन चेखोव जी का परिचय पढ़ेंगे, फिर हम लेसन की शुरुआत करेंगे। उनका परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म 29 जनवरी 1860 तागानरोग रूस में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई थी। उनका परिचय इस प्रकार है। वह एक महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखोव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कृतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है और उनके द्वारा लिखी हुई कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: अ डिग्री स्टोरी, द वाइफ, अन्ना ऑन नेक, अ बेड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीसा आदि। इवानोन, द चेरी आर्डर्ड आदि नाटक उनके द्वारा लिखे हुए हैं। अब हम उनके द्वारा जो लिखी हुई कहानी है जूलिया, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वलिस देवना आती है। जूलिया दबे स्वर में कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। दबे स्वर यानी धीमी आवाज में। गृह स्वामी जी कहते हैं, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़े मत रहो। जूलिया कहती, बैठती हूँ शुक्रिया। उस पर गृह स्वामी कहते हैं, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सकूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई है। जो जूलिया थी वो उसकी जो कंडीशन थी यानी इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। इस बात का गृह स्वामी को पता था और वो इस बात से अवगत थे कि जूलिया को पैसे की ज़रूरत है, परंतु उसके प्रति जो वो मेरा आदर करती है, इसीलिए वो मुझे आके सामने से नहीं कहेगी और मुझसे पैसे नहीं मांगेगी। इसीलिए मैं ही उसे पैसे देने के लिए फोर्स करता हूँ, आग्रह करता हूँ ताकि वो पैसे ले ले। इस बात पे जूलिया कहती है विनीत स्वर में यानी अच्छे आवाज़ में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। तो उस पे गृह स्वामी बोलते हैं, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, मैंने जो हिसाब किया था उसमें तुम्हारे तो 30 रूबल हुए, तुम कैसे 40 रूबल कह सकती हो, ऐसा जूलिया ने कहा था। तो गृह स्वामी इस बात पे कहते हैं, नहीं भाई 30 हुए, ये देखो डायरी, मैंने तुम्हारा हिसाब किया है। पन्ने पलटते हुए मैंने उसमें नोट कर रखा था, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया ने कहा, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। इस बात पे गृह स्वामी ने कहा, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना। इस बात पे जूलिया दबे स्वर में वापस कहती है, जी आप कह रहे हो तो ठीक ही है, रुक जाती है। फिर गृह स्वामी है, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। जिस प्रकार गृह स्वामी ने अपने नोट में सब जितने भी हिसाब किताब थे जूलिया जो काम पे आती थी नहीं आती थी उसका हिसाब किताब करके रखा था और उसमें जो 12 छुट्टियाँ थी वो उसे उन्होंने बता दिया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नगो। हाँ, तो भाई
घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं? अम्मा 41 रूबल। ठीक है, जूलिया कहती है। वह थोड़ी दुखी हो जाती है, रोते हुए स्वर में कहती है, जी हाँ। गृह स्वामी फिर कहती है डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया मैंने क्या कहा? 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी, उसके भी पैसे मैं काटूंगा। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा हुआ है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई थी, उसके 10 रूबल हो गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। थोड़ी देर रुककर तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? पर फिर जूलिया कहती है कि मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, यानी थोड़ी सी वो सांस लेती है और अपना रोना बंद करती है। जी सुन रही हूँ। फिर गृह स्वामी कहते हैं, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे, याद है ना? फिर जूलिया कहती है रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया था। आगे नहीं कह पाती। गृह स्वामी कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने में यूं ही पलटने लगता है। फिर जूलिया आंसू पोंछते हुए कहती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। फिर गृह स्वामी कहते हैं कड़े स्वर में, यानी गुस्सा हो जाते हैं उसकी बात से कि वो झूठ बोल रही है, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है। घटाओ 31 में से। बचे 14। अब कितने तुम्हारे पास बच गए? 14 रुपये। क्यों, हिसाब ठीक है ना? फिर जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वह मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूपल, ज़्यादा नहीं। गृह स्वामी, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई नहीं? देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ तो 14 में से 3 और घटा 2 बचते हैं, 11 रूबल देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। फिर इस बात पे गृह स्वामी कहते हैं, अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया फिर कहती है, जी हाँ मालिक। गृह स्वामी बोलते हैं, गुस्से में तुतलाने लगते हैं और फिर बोलते हैं, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों जी हाँ मालिक, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा वो गुस्से में पूछते हैं। फिर जूलिया बोलती है, वो थोड़ी डर जाती है उनकी आवाज़ सुनकर, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। फिर गृह स्वामी क्रोध के कारण कांपते उच्चैधित स्वर में, यानी वो थोड़े और गुस्से हो जाते हैं और फिर जोर से बोलते हैं, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा नहीं दिया जूलिया? मुझे ये बात जानकर जरा आश्चर्य भी नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं काटूंगा या जेब से निकाल कर, ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या यह ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और
बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध ना करे। क्योंकि जो गृह स्वामी जी उसे ये समझाना चाहते थे कि उनके पैसे, जो लड़की थी उसके पैसे काटने के बावजूद भी वो कुछ नहीं बोल रही थी, खामोशी के साथ सब सह के ले रही थी। उसे पता था कि ये गलत है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही थी। यही वो बताने के लिए उसके साथ ये ऐसा उन्होंने एक मजाक किया था। बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया नहीं, ये गलत बात है। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलता। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार में लड़ना ही होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दबू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग हार जाते हैं, जो हार मान जाते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी जूलिया, कोई स्थान नहीं होता। इस पाठ में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं, इन्हें शब्द संसार, जिसमें रूबल यानी रूस की मुद्रा, चलन, जो हमारे देश में रुपया इस तरह का चलन है, उसी तरह रूस में रूबल इस मुद्रा का चलन है। निर्मम यानी निर्दयी, जो बहुत कठोर होता है, जो किसी के बारे में नहीं सोचता, उसे निर्मम या निर्दयी कहा जाता है। भीरू यानी डरपोक, जो तुरंत किसी से भी डर जाता है। बोधा यानी मूर्ख, गाउदी, सुस्त, जो किसी के चाल में आ जाता है, कोई भी उसे मूर्ख बना सकता है, उसे बोधा कह के संबोधित किया गया है। नागा, वह दिन जिस दिन काम न किया हो, यानी नागा यानी छुट्टी, डांडी, इसे जिस दिन कोई यदि भाग जाए, जैसे हमारे स्कूल में हम नागा मारते थे, डांडी मारते थे, उसी को इस लेसन में नागा करके संबोधित किया गया है। और कुछ मुहावरे हैं जहाँ ठग लेना यानी धोखा देना, ठग लेना यानी धोखा देना, किसी व्यक्ति को किस प्रकार धोखा दे सकते हैं, इसका यहाँ पे अर्थ दिया है। हड़प लेना, बेईमानी से अधिकार कर लेना, दूसरों की वस्तु हजम कर जाना। हड़प लेना यानी किसी को बेईमान बना के, किसी के साथ धोखा करके उसकी सारी संपत्ति या कोई चीज़ वस्तु, इसे हड़प लेना, इसे ही इस मुहावरे का अर्थ इसमें दिया है।